नमस्कार। आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के जरिए होती है, जिसे हम HBV वायरस भी कहते हैं। ये लीवर को प्रभावित करती है और ये एक प्रकार का वायरल हेपेटाइटिस है। ये दोनों एक्यूट और क्रोनिक प्रकार का इन्फेक्शन इसमें होता है। वायरस की बात करें, ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। नोट कीजिएगा, हेपेडना वायरिडी फैमिली का मेंबर है ये, जिसका जीनस ऑर्थो हेपेडना वायरस है और स्पीसीज हेपेटाइटिस बी है। इसके अंदर 4 मेजर सीरोटाइप पाए जाते हैं: ADR, ADW, ADY और AYW, जो कि एंटीजेनिक एपिटोप पर के आधार पर होते हैं, जो कि इसके एनवेलप पर पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए जो कॉमन है, ये कॉमन डिटर्मिनेंट है। इसके अलावा 2 पेयर हैं यहाँ डिटर्मिनेंट में के D या Y होगा, W या R होगा। तो 2 और डिटर्मिनेंट के पेयर हैं, DY और WR। आइदर D होगा या Y होगा या W होगा या R होगा। इस आधार पे 4 सीरोटाइप मेजर बने हैं। ये वायरस का चित्र है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोर है अंदर की तरफ, बस एक पॉलीमरेज आपको देखने को मिलेगा और सर्कुलर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मिलेगा। इसके अलावा सरफेस एंटीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 10 टाइप की जीनोटाइप A से J तक के पाए जाते हैं इसमें, और 40 सब जीनोटाइप पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर। वायरस पार्टिकल को हम डैन कहते हैं। इसके अंदर आउटर लिपिड इन्वेलप पाया जाता है और साथ ही एक आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड कोर पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड जो है, इसका कोर है, वो वायरल DNA और DNA पॉलीमरेज उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, और इस DNA पॉलीमरेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी पाई जाती है। जो बाहरी इन्वेलप है उसके अंदर सरफेस प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि वायरस की बाइंडिंग, उसकी एंट्री ससेप्टिबल सेल में जो हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये बहुत छोटे इन्वेलप वायरस में से एक है, जिसका डायमीटर 42 नैनोमीटर होता है, लेकिन इसमें प्लियोमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। ये कई बार इस फिलामेंटस फॉर्म में और स्पेलिकल बॉडी जिनमें कोर नहीं है उस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। इस वायरस के अंदर सरफेस एंटीजन पाए जाते हैं, जिसको हम HBsAg कहते हैं, S फॉर सरफेस। दूसरा कोर एंटीजन है, जो मेन प्रोटीन है, वो C फॉर कोर, HBCAg, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड बना रहा है और रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज इसके अंदर पाया जाता है, और एक और चौथा जो है इसमें वो है HBx। ये जो प्रोटीन पाई जा रही है ये एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और HBV एसोसिएटेड लिवर डिजीज के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है और वायरल इन्फेक्शन के लिए काफी एसेंशियल है। ये सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करती है। तो ये इसका जीनोम है। आप यहाँ देखेंगे कि एक फुल स्ट्रैंड देखने को मिल रही है और एक शॉर्ट स्ट्रैंड देखने को मिल रही है। पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सर्कुलर DNA है, बट नॉट फुली डबल स्ट्रैंडेड। जो लॉन्ग स्ट्रैंड है उसमें 3020 से लगा के 3320 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है, जबकि 1700-1800 न्यूक्लियोटाइड के आसपास स्मॉल स्ट्रैंड होती है। नेगेटिव सेंस जो स्ट्रैंड है, दिस वन नॉन कोडिंग है और कंप्लीमेंट्री होती है वायरल mRNA के। इन्फेक्शन के
बाद में, तुरंत बाद में, जो डबल स्ट्रैंडेड पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो फुल्ली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्लस स्ट्रैंड है उसका सेल्यूलर डीएनए पॉलीमरेजेस, ध्यान रखिएगा, सेल के डीएनए पॉलीमरेजेस द्वारा कंप्लीशन कर दिया जाता है। उसके बाद में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। जो भी सेल्यूलर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के जरिए ये कार्य होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। यहाँ पर इसके लिए दो एनाउंसर पाए जाते हैं, एक ENH1 और एक ENH2। ये दोनों एनहांसर हैं जो कि खास तौर पे हिपेटिक ओरिजिन की जो सेल्स है उनमें अपनी अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं और ये ड्राइव करते हैं, रेगुलेट करते हैं वायरल ट्रांसक्रिप्ट के एक्सप्रेशन को, और इन्हीं एनहांसर की मौजूदगी के कारण हिपेटिक सेल्स ही इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। यहाँ HBV में 4 प्रमुख जीन हैं, C, P, S और X। C कोर प्रोटीन HBCAG, P पॉलीमरेज, S सरफेस एंटीजन HBsAg और X जो है HBX जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांस एक्टिवेटर है का भी रोल प्ले करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए ये होते हैं। HBV की हम संक्षिप्त में लाइफ साइकिल देखें तो जो ये वायरस पार्टिकल है ये फेगोसाइटोसिस के माध्यम से, जो कि क्लेथ्रिन कोटेड के माध्यम से हो सकता है, उसके माध्यम से सेल में इंटर करता है। इंटर होते ही आउटर एनवेलप इसका रिमूव हो जाता है और कोर अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। वहां से जो डीएनए है इसका, उसका कंप्लीशन हो रहा है। कोवालेंटली क्लोज सर्कुलर वायरल डीएनए है ये, CCC वायरल डीएनए कहते हैं। इससे ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं सारे mRNA के थ्रू। अल्टीमेटली उनकी असेंबलिंग हो रही है और बाहर उनका रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले जो प्री S1 सेगमेंट है L प्रोटीन का, जो कि सरफेस प्रोटीन है, वो टाइटली बाइंड होता है सेल सरफेस रिसेप्टर से, जो कि एक NTCP रिसेप्टर होता है, जिसका मतलब है सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। इससे ये कनेक्ट होता है, से बाइंड होता है। और ये NTCP जो है, NTCP मुख्य तौर पे साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन जो है लिवर सेल की, उस पर पाया जाता है, इस कारण ये लिवर सेल को प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद में जो इंडोसाइटोसिस होता है, इंडोसाइटोसिस वो क्लेथ्रिन कोटेड पिट या केवियोलिन 1 पिट के माध्यम से होता है। इस वायरस के कारण जो डिजीज हो रही है दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस बी, और ये जैसा आपको बताया 2 प्रकार के इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे आपको, वन इज एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट इन्फेक्शन के केस में देखें तो यहाँ पर आपको जनरल इल हेल्थ, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नौसिया, मितली, वॉमिटिंग, उल्टी आना, बॉडी एक, शरीर में दर्द, हल्का बुखार, गहरे रंग का यूरिन, ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे जॉइंटिस के डेवलपमेंट की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है। इसके अलावा अगर ये लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक भी रह सकता है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक हो सकता है या उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस देखने को मिल सकती है, और जो कि अल्टीमेटली जिसके कारण सिरोसिस हो सकता है। कई सालों में ये होता है अगर इन्फेक्शन बना रहता है, तो उस स्थिति में क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। लीवर के बाहर जो सिम्टम्स हैं वो केवल 1 से 10% लोगों में ही दिखाई देते हैं, जिसके अंदर सीरम सिकनेस लाइक इलनेस, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, जिसको पॉलीआर्थराइटिक नोड्यूसा भी कहते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पेपुलर एक्रोडर्मेटाइटिस, जो कि बच्चों में होता है, जैसे जियानोटी क्रोस्टी सिंड्रोम भी कहते हैं, वो हो सकता है। ये केवल 1 से 10% में होता है। जियानोटी क्रोटी सिंड्रोम बच्चों में होता है। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग
जो भी पदार्थ है जिसमें ब्लड हुए या ब्लड फ्लूइड है उसके जरिए हो सकता है, बॉडी फ्लूइड जिसमें ब्लड है उसके जरिए हो सकता है। ये HIV की तुलना में देखा जाए तो 50 से 100 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शन के 30 से 60 दिन के भीतर वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये लंबी टाइम तक परसिस्ट कर सकता है और ऐसे केस में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कॉज करेगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 75 दिन है ऑन एन एवरेज, बट ये 30 से 180 दिन में वेरी करता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जिसको HB वैक्सीन कहते हैं, जिसके अंदर वायरल इन्वेलप प्रोटीन खासतौर पे HBsAg सरफेस एंटीजन से ये बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के मेथड है इसमें, प्लाज्मा ड्राइव्ड वैक्सीन है PDB और एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है RV। अगर हम दवाइयों की बात करें तो टिनोफोविर जो है मेनली इसमें दी जाती है। खास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन को भी टिनोफोविर दी जाती है जो कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दी जाती है ताकि मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो कम हो सके, जो 77% तक पे 2/3 तक कम हो सकता है। मेडिकेशन में अगर हम बात करें तो लेवोविडिन, एडिफोविर, टिनोफोविर, टेल्विवुडिन और इंटेकेविर, ये इसके अलावा अल्फा 2A और जाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा 2A ये इसके लिए भी दी जाती हैं। तो ये मेडिकेशन है। तो ये हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद।